ओम शांति, नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज विशेष दिन है, डॉटर्स डे है, अर्थात बेटी दिवस पर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि आज डॉटर्स डे पर हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं और आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं, फ़िल्म मेकर मनीषा शर्मा जी, आप स्क्रीन पे उन्हें देख रहे हैं, टीवी फ़िल्म मेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका बहुत-बहुत दिल से स्वागत है आज के इस एपिसोड में और ये चंद तालियाँ उनके स्वागत में। और इसके साथ हमारे साथ हमेशा की तरह शिव नेहा जी भी हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है और आज के हमारे कलाकार हैं ललिता ढाल, उनका भी बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जैसे कि फ़िल्म मेकिंग एक क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा आकर्षण है। हम सभी चाहते हैं कि वो चीज़ें हमें समझ में आ जाएँ और उसको जानें, उसको उसके अंदर कुछ काम करें, ऐसा हर व्यक्ति का एक मानस पटल पर विचार रहता ही है। तो आइए उस पे हम लोग चर्चा करेंगे मनीषा शर्मा जी से इस विषय को लेकर। लेकिन उसके पहले ललिता जी, स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि मनीषा जी के स्वागत में बेटी दिवस पर एक बेटी वाला गाना भी सुनाएँगी तो चलेगा या कोई अच्छा-सा गीत जो आपके मानस पटल पर है अभी, सुनाइए। माइक ऑन कीजिए, आपका माइक बंद हो रहा है। मैं बेटी दिवस में सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक जी, जी। भगवान की गाना सुनाने जा रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। दिल का अब संकल्प यही है, हुँ, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। इतने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। ऐसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। हमें भी ऊंचे संस्कारों से ये संसार बदलना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। वादा पूरा करना ही है। थैंक यू। थैंक यू ललिता, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने बहुत ही प्यारा-सा गीत के साथ मनीषा शर्मा का स्वागत किया है। आइए मनीषा जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर और आप फ़िल्म और टीवी मीडिया इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। एंड शिवनेहा जी, स्वागत है आपका भी और मैं चाहूँगा मनीषा जी के बारे में कुछ बातें ज़रूर बताइए हमें। अ, ओम शांति। मनीषा जी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने एक ही कॉल में मुझे हमारे साथ जुड़ने के लिए हाँ बोला था। मनीषा जी का भी कांटेक्ट हमें इनसे मिला, अपना ममता बहन शर्मा से। अच्छा, और अच्छा। उनकी बहुत ही लंबी प्रोफाइल है और मैं समझती हूँ कि दर्शक मित्रों आप सब उनके पीछे सब उनके अवार्ड्स भी देख ही रहे हैं, जो बता रही है कि जो सर्टिफिकेट्स लगे हैं
तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंट्रोडक्शन की मोहताज है, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट ही पीछे से बयान उनके कर रहे हैं कि बिल्कुल, कितने बिल्कुल। सारे उन्होंने अच्छे नेक काम किए हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज बेटी दिवस पर 3 बेटियां जुड़ी हुई है। रमेश जी, आपने बहुत ही अच्छा आज का ये प्रोग्राम हमारा अरेंज हो गया, जिसमें बिल्कुल, अभी बिल्कुल। ललिता जी ने क्यों जो अच्छा क्यों गाना सुनाया, कि दिल का ये संकल्प यही है, बाबा जैसा बनना है। तो बाबा का एक तो मतलब है कि जो हमारे शरीर के पिता है, जिसको बाबा कहा जाता है मराठी में, और दूसरे बाबा जो सब सारी सृष्टि की जितनी आत्माएं हैं उनके पिता है, उनको भी प्यार से बाबा कहा जाता है। तो अल्टीमेटली हमको सबको भगवान की तरह भगवान के गुणों को जीवन में धारण करना है। यही लक्ष्य है कि उनके जैसा हम बने। अगर हम भगवान को मानते हैं तो भगवान की माननी चाहिए। तो खास करके जैसे मनीषा जी के बारे में तो ज्यादा कहना मुझे नहीं लग रहा है कि जरूरत है। वो खुद भी उनका हेलो गुजरात टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं। उनके कई सारे आर्टिकल्स है, कई सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी हैं, और उनको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो क्यों ना हम मनीषा जी से ही सुनते हैं कि वो क्या एक्टिविटीज करते हैं, कैसे उनके प्रोफेशन में उनको क्या 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 प्रकार के काम करते हैं, और क्या चैलेंजेस भी आती है। तो मनीषा जी, अब हम आपसे ही सुनना चाहेंगे। नमस्ते आप सभी को। ओम शांति। ओम शांति, नमस्ते जी, मधुबन स्वागत। रेडियो, उसका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। और ये भी एक बहुत बड़ा संयोग है कि आज इंटरनेशनल डॉटर्स डे है। सो इंटरनेशनल डॉटर्स डे पे मुझे आप सभी से वार्तालाप करने का मौका मिल रहा है। इस इसको मैं मेरे जीवन की सबसे अमूल्य क्षण मान रही हूँ कि इतने अच्छे मौके पे मैं आप सबके साथ जुड़ रही हूँ, वो भी मधुबन रेडियो के माध्यम से। बिल्कुल। क्योंकि कई बातें ऐसी होती है कि वो संयोग नहीं होता, पर पहले से निर्धारित होती है। शायद इन पलों को पहले से ईश्वर ने प्लान किया है, और हुँ। हम सिर्फ एक माध्यम बने हैं आज यहाँ पर मिलने के लिए। सो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे इन क्षणों के लिए आप सबके साथ मिलवाया। मेरे प्रोफेशन की बात करूँ तो मेरी शुरुआत मैंने रेडियो से की थी। एक अरे वाह! एंकर, हाँ, रेडियो कॉम्पियर के तौर से की थी, और आज मैं एक रेडियो के माध्यम से जुड़ रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि जो शुरुआत मेरी रेडियो से हुई थी, और आज मैं मधुबन रेडियो के साथ फिर से आज के दिन जुड़ रही हूँ। सो ये मेरे लिए बहुत आनंद की क्षण है सारी। ऑल इंडिया रेडियो में मैंने बीइंग कॉम्पियर, युवाणी कॉम्पियर के तौर पे शुरू किया था। जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रही थी, उन दिनों मैं जुड़ी थी। धीरे धीरे वो जो दिनों की मैं बात कर रही हूँ, वो ऐसे दिन थे कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका भारत में इलेक्ट्रॉनिक न्यूज, यानी कि प्रिंट मीडिया के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आना और उसका विकास होना, अ, उन दिनों की ये बात है कि जब टेलीविजन के समाचार हैं वो काफी नए माने जाते थे, टेलीविजन के पट पे देखना समाचारों को। तो ये मैं बात कर रही हूँ 99 2000 की बात कर रही हूँ। रेडियो के साथ काम करने के साथ-साथ मैंने टेलीविज़न, दूरदर्शन के लिए काम किया, एंकर के तौर पे। बाद में rediff.com वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट, उसके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। मैंने काफ़ी प्रकाशनों के साथ भी काम किया। अभियान गुजराती वीकली है, वीकली है, सॉरी। तो उसमें मैंने मुंबई जर्नलिज़्म किया, मुंबई में मैंने जॉब किया, रिपोर्टर के तौर पे मैंने वहाँ पे काम किया, और जर्नलिज़्म की दुनिया को एक्सप्लोर किया।
मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उनके साथ जुड़े प्रोफेसर अनिल गुप्ता हैं, उनका मैगजीन है हनी बी नेटवर्क्स, उसको भी प्रकाशित करने का मौका मिला और काफी कुछ मुझे जानने को मिला कि भाई कैसे पब्लिकेशन होता है, कैसे मैगजीन है उसके लिए काम किया जाता है। धीरे धीरे चलते चलते रेडियो में काम किया, हनी बी नेटवर्क्स के साथ लोक सरवानी मैगजीन के लिए काम किया, मुंबई में काम किया अभियान मैगजीन के लिए। पर उन दिनों की जो हवा थी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी और मेरा जो डिसर्टेशन था मास कम्युनिकेशन में मैंने किया था वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किया था, तो मेरा झुकाव उसमें था और नई प्रवाह थी तो मुझे उसके साथ जुड़ना भी था, तो धीरे धीरे मैं उसकी तरफ जुड़ती गई। तो उन दिनों शुरुआत मैंने रजत शर्मा जी हैं जो इनका अभी चैनल है, पर तब एक टेलीविजन प्रोग्राम रहा करता था स्टार न्यूज पे, स्टार प्लस के नाम से तब जाना जाता था। तो मैंने तब उसमें आज की बात के लिए काम किया गुजरात से। तब उन दिनों 2001 की बात है कि उन दिनों तब भूकंप आया था और उसकी पॉजिटिव स्टोरीज, डेवलपमेंटल स्टोरीज, इंटरनेशनल लेवल के जो भी लोग थे आए थे गुजरात की विजिट पे, तब मुझे तत्कालीन जो अमेरिका के प्रमुख है बिल क्लिंटन से मिलने का मौका मिला। गुजरात में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पे आए, उन्होंने मुलाकातें ली, तब उनको मिलने का मौका मिला, उनसे जानने को मिला कि वो इतनी बड़ी जो पायमाली हुई है, इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, उसमें बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो क्या एक्शंस ले रहे हैं। तो मैंने वो सब चीजें कवरेज की। उन दिनों मुझे हॉलैंड है उसकी ओम चैनल है, OHM ओम चैनल जो हमारा ओम है उसी के नाम से चैनल है, तो वो ओम चैनल में काम करने का मौका मिला। उसमें मैंने भूकंप और उसके बाद की जो डिजास्टर थे और उनमें क्या क्या गुजरात का क्या रिप्रेजेंटेशन रहा, कैसे एक्शंस रहे, उसके बारे में काम करने को मिला। मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बोलूंगी कि वहां से मुझे हमेशा एक स्टोरी करने के लिए दबाव दिया जाता था। उनको ये था कि भाई 2001 में इतना बड़ा भूकंप आया है, डिजास्टर हुआ है, तो कई सारे बच्चे गलियों में घूम रहे होंगे, भूज और कच्छ की भूमि में हमें ऐसे बच्चे ऑर्फन मिलेंगे कि जो जिनका कोई लेने वाला नहीं है, या कुछ महिलाएं होंगी कि वो कैसे बसर कर रही होंगी जब उनके पालनहार नहीं रहे। तो मैं आप सबके साथ ये बात साझा करने से बहुत आनंदित हो रही हूँ कि हमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला, पूरे गुजरात में हमने ढूंढा, भूज और कच्छ की गलियों में ढूंढा कि हमें ऐसे बच्चे मिले, क्योंकि चैनल के रिक्वायरमेंट थे कि ऐसी कुछ स्टोरियां हो। पर हमारी धरती, हमारी भूमि देखिए कितनी पावन है कि यहाँ पे कुछ भी डिजास्टर हुआ, कुछ भी तकलीफें आई, तो सारे लोग हैं उनको मदद करने के लिए, सहाय करने के लिए, हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़े और सभी लोग जुड़ गए उनके उत्कृष्ट करने के लिए, उनका अच्छा करने के लिए। तो ये बातें मुझे मेरे जर्नलिज्म के करियर की स्टार्टिंग में ही मिली कि भाई मानवता है वो बहुत बड़ी चीज है और हमारा देश महान है कि जहाँ पे इतनी सारी बड़ी आपदाएं आती हैं फिर भी लोग हैं भूखे नंगे या रोते बिलखते नहीं रहते हैं, उनको हाथ देने वाले लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, ओम चैनल के साथ काम किया और साथ में आज की बात के लिए रजत शर्मा के साथ काम किया इन दौरान। धीरे धीरे मैं डिफरेंट और मीडिया के साथ भी जुड़ती गई, जैसे अनुराधा प्रसाद जी हैं, उनकी तब प्रोग्राम था एक रोजाना करके डीडी मेट्रो पे, उसके लिए काम किया। मुझे नलिनी सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला, मैंने उनकी आंखों देखी करके प्रोग्राम था, वो भी एक टीवी चैनल पे आता था, उसके लिए काम करने का मौका मिला। मूविंग पिक्चर्स करके एक दिल्ली का एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके लिए गांव हर रोज, स्टार न्यूज के लिए काम करने का मौका मिला। यानी काफी कुछ ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स के साथ मैं जुड़ी कि जिसने मेरी आई साइड है उसको वाइड किया
और मुझे लगा कि ये जो सारी चीजें जिसके साथ मैं जुड़ी हूँ, वो मीडिया के माध्यम से किस तरह से हम सामाजिक बदलाव ला सकते हैं, उससे ही मैं इनडायरेक्टली जुड़ रही थी। क्योंकि रियल जर्नलिज्म होता है कि जिसमें डे टू डे दैनिक खबरों को लोगों तक पहुंचाना है, दैनिक जो वारदातें होती है उसको लोगों तक पहुंचाना है। तो उसमें काफी कुछ ट्विस्ट रहता है, उसमें कुछ भी क्लेवर रहता है, तो वो चैनल की खुद की जो एक आई साइट होती है या चैनल की कुछ की जो विचारधारा होती है, उसके मुताबिक वो लोग वो न्यूज या उस आइटम को वो लोग ट्विस्ट करते रहते हैं। पर मैंने देखा कि माध्यमों का उपयोग अगर सामाजिक सामाजिक बदलाव के लिए किया जाए तो काफी कुछ परिवर्तन हम समाज में ला सकते हैं। इसलिए मैंने अराउंड 2009-10 के आसपास से मीडिया फॉर सोशल चेंज के लिए काम करना शुरू किया। यानी कुछ ऐसा किया जाए कि सोसाइटी में जो माध्यमों का उपयोग है सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है, या फिर जो पॉलिटिकल घटनाएं हो रही हैं उसका ट्विस्ट करके उसके जो भी चैनल है, जो भी माध्यम है, वो अपने हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से लोगों से जुड़ रहे हैं। उसमें लोगों का डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होता है, शायद मनोरंजन मिलता है या उनके जो समय है वो पूरा होता है, पर सामाजिक बदलाव नहीं आता है। इसलिए मैंने 2009-10 के आसपास से ऐसे टॉपिक्स को चुना कि जो टॉपिक्स पे अगर मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊंगी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगी या ऐसे टीवी प्रोग्राम्स बनाऊंगी कि जिससे सामाजिक बदलाव आए। तो मैंने 2009 के आसपास से मीडिया फॉर सोशल चेंज के बारे में काम करना शुरू किया। बहुत ही अच्छी बात मनीषा जी आपने बताई कि चेंज फॉर सोशल मीडिया को कैसे हम सोसाइटी में चेंज के हिसाब से भी देखा जाए। नहीं तो आजकल तो लोग थोड़ा टाइम पास के लिए ही यूज करते हैं। ऑफ कोर्स कोविड के चलते बहुत सारा नेटवर्क का यूज हो रहा है सोशल मीडिया का, जिसमें स्कूलिंग के लिए यूज हो रहा है। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग, वर्क फ्रॉम होम के लिए लोग यूज कर रहे हैं, ये दूसरी बात है। पर जो आपने कहा कि इतनी सारी चैनल्स में आपने इतने सारे लोगों से काम किया, अलग अलग तरीके से काम किया, तो सबसे ज्यादा इसमें आपको अच्छा क्या लगा कि जिसमें कौन सा एक्सपीरियंस आपका सबसे अच्छा रहा, और वो एक्सपीरियंस को लेकर अब फ्यूचर में आप क्या करना चाहोगे? मतलब वही एक्सपीरियंस के ऊपर आप काम करना चाहोगे कि सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम करना चाहोगे? तो वो थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी, मैं सोसाइटी के जो डिफरेंट टाबूज है, जो जिसके बारे में लोग हैं वो बात करना नहीं पसंद करते हैं, ऐसे विषयों को समाज के समक्ष लाना चाहती हूँ। और मैं कुछ कुछ प्रयत्न कर भी रही हूँ। जैसे मैंने थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे फैटल डिसीज के लिए काम किया है। उसके लिए मैंने पूरा मीडिया कैंपेन तैयार किया है रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस के साथ मिलके। और वो जो फिल्में हैं वो बहुत सशक्त माध्यम है। लोगों तक जब पहुंचना है, लोगों के दिमाग में घुसना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में घुस के फिर हम जो भी परिवर्तन चाहते हैं वो परिवर्तन कर सकते हैं। तो शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं, वो ऐसा माध्यम है कि वो बहुत ही सहजता से, बहुत ही धीरे से लोगों के दिमाग में पेनिट्रेट करता है, और जो चेंजेस हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे काफी इश्यूज के लिए काम किया है। बेटी बचाओ के लिए काम किया है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। मैंने ऐसे जबरन देह व्यापार से जुड़ी लड़कियों के लिए काम किया है कि जिनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही एनजीओज के साथ जुड़ के उनके लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई है। मैं डिफरेंट एनजीओज से भी जुड़ी हूँ और उनके कार्यों को भी लोगों के समक्ष लाने का काम कर रही हूँ, कि जिसकी वजह से ऐसी फिल्में बने। वो फिल्म जब हम व्हाट्सएप या सोशल मीडिया है वो अभी बहुत सशक्त हो गया है। 17-18 घंटे हमारे हाथ में मोबाइल रहता है और लोग कुछ भी फॉरवर्ड करते हैं। तो जब लोग कुछ भी फॉरवर्ड करते हैं तब मेरा खून खौलता है कि हमें कुछ भी फॉरवर्ड नहीं करना है। हमें स्पेसिफिक
हम जो बदलाव, हमें जिस चीज के लिए हमारा अंतरात्मा वो कहता है कि नहीं, सोसाइटी में ये चीज नहीं होना चाहिए, इस बदलाव की जरूरत है, तो उस बदलाव पे मैं काम करती हूँ। और ऐसे फिल्में बना के मैं लोगों को फॉरवर्ड करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आप भी ऐसे माध्यम को, ऐसे फिल्मों को फॉरवर्ड कीजिए। आप कोई भी चिप जॉक्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं या आप असमानता के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों को मैं नहीं बढ़ावा देती, पर मैं उसके सामने मैं इश्यूज पे बनी हुई फिल्मों को बढ़ावा देती हूँ। मैंने जो सोसाइटी है, सामाजिक जागरूकता के साथ साथ मैंने पर्यावरण और उसके बचाव के लिए भी काम किया है, क्योंकि पर्यावरण में प्लास्टिक्स और उसकी चीजें कैसे एंटर होती है और वो हमारे पूरे आने वाली नस्लों तक उसकी इफेक्ट कैसे हो सकती है और कैसे हम उसको रोक सकते हैं, उसके लिए ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बनाए हैं और फिल्में बनाई हैं कि जिससे समाज का भला हो। निश्चित मनीषा जी, बहुत ही अच्छा आपने जो है काम किया है और सोशल मीडिया पर जो आपने बातें की कि कुछ भी फॉरवर्ड नहीं करना है। निश्चित तौर पे लोगों को एक्चुअली में फॉरवर्ड करने में कुछ जान नहीं रहा है, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे हैं कि वहाँ पर हमें किन चीज़ों को प्रमोट करना है। तो निश्चित तौर पे हमें एक बार सोचना चाहिए कि जब भी कोई मैसेज हम करते हैं, तो क्या ये उस व्यक्ति का कल्याण अर्थ है क्या? नहीं तो हम लोग कुछ भी ऐसे फॉरवर्ड करेंगे, बेचारे का तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, डर लगेगा, तो फिर वो चीज़ें बेच के फ़ायदा क्या? हम चाहते तो अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे मैसेज फॉरवर्ड करें जिससे मोटिवेशन मिले, लोगों को खुशी मिले, है ना? तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया इस बीच हमें, और मैं चाहूँगा कि अब हम लोग सीधे आते हैं आपके फ़िल्म के बारे में, टीवी और फ़िल्म के बारे में। तो इसमें क्या यूथ अगर आना चाहें, यूथ इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या-क्या बताना चाहेंगे कि क्या उनकी तैयारी हो, किस तरह की मानसिक स्थिति हो उनकी कि इस फ़ील्ड में अभी एक तो लॉकडाउन चल रहा है, तो सब आर्टिस्ट घर में बैठे हैं और ऐसे में सोच के भी कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों को। तो आपका विचार, आपका मंशा क्या है? यूथ के लिए क्या आप बताना चाहेंगे इस फ़ील्ड के साथ जुड़ने के लिए? पहले तो जो भी लोग मीडिया में आना चाहते हैं, उनको मैं पहली बात ये बता दूं कि लोगों को लगता है कि ये बहुत ग्लैमरस फील्ड है, सभी अच्छा-अच्छा दिखता है, पर ग्लैमरस थोड़ा भी नहीं है, ये बहुत लेबरस फील्ड है। आप अगर इस माध्यम को सोशल चेंज के लिए ले रहे हैं, तो ही आइए। इसके अंदर आपको सिर्फ मनोरंजन लेना है या सिर्फ एक प्रोफेशन के तौर पे लेना है, तो मत लीजिए, क्योंकि ये जो फील्ड है वो फोर्थ एस्टेट है। ये समाज को एक नई दिशा दिखाने का, समाज के अस्तित्व को टुकाए रखने के लिए किया गया एक प्रोफेशन है। तो जो भी लोग आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए वेलकम, क्योंकि अब जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुकी है, टेक्नोलॉजी ने इतना विकास किया है, तो काफी कुछ बैरियर्स हैं वो घट गए हैं, नहीं रहे। जैसे कि अभी आप सभी के पास स्मार्टफोन है, तो आप स्मार्टफोन का उपयोग किसके लिए करते हैं? क्या सिर्फ सेल्फी के लिए करते हैं? तो नहीं करना है आपको। पहले तो आप जो भी लोग इश्यूज के लिए काम करना चाहते हैं, वो लोग सोसाइटी में क्या-क्या बदियां हैं, क्या-क्या तकलीफें हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसमें एक छोटा-सा स्क्रिप्ट तैयार कीजिए कि भई ये जैसे कि मैं बात करूँ कि भई अभी मेरी डॉटर है छोटी, उसने अभी एक फेस्टिवल में भेजने के लिए एक फ़िल्म वो बना रही है। तो मैं जस्ट ये आपके साथ ये आइडिया इसलिए साझा कर रही हूँ कि जिससे पता चले कि भई कैसे टॉपिक्स को एलैबोरेट किया जाए। तो उसने टच नहीं करना है जगह-जगह पे, उसके लिए उसने आइडिया सोचा है कि भई कोई एक कोरोना से को कैसे लोगों से दूर किया जाए। काफ़ी कुछ कोरोना की असरें हैं, वो काफ़ी कम हो चुके हैं। लोग हैं, वो अगर कुछ अभी भी ध्यान रख लें, तो शायद जो डेल्टा वेरिएंट है, थर्ड वेव है, उससे हम बच सकते हैं। तो उसके लिए उसने जो आइडिया डेवलप किया है, उसके बारे में बता रही हूँ कि जैसे कि एक डोर बेल है, तो उसने डोर बेल पे पूरा कंसेप्ट प्लान किया है, वो अपने मोबाइल में शूट करने वाली है कि भई डोर बेल है, तो डोर बेल को पहले सुबह में दूध वाले ने टच किया,
उसके बाद में अखबार वाले ने टच किया, उसके बाद में जो कोई जो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी है उसने टच किया, फिर सब्जी वाली ने किया, फिर हमारे हेल्पर्स हैं उसने टच किया। 1 बाय 1 तकरीबन 100 से 150 बार ये जो बेल है, डोरबेल है, वो टच होते हैं और लोग उसको उसके द्वारा ये जो संक्रमण है उसको बढ़ा रहे हैं। तो फिल्म के अंदर जो विजुअल्स हैं, हम उसको बोलते हैं शूट। तो वो शूट है, वो सिर्फ डोरबेल का है। डोरबेल ही आके लोग बजा रहे हैं और निकल जा रहे हैं। तो एक छोटी सी बात है, उसको वो अलाबरेट कर रही है कि भाई इसके माध्यम से काफी कुछ कोरोना फैल रहा है। तो इससे बचने के लिए एक साथ 100 लोग अगर एक ही संक्रमित चीज को छू रहे हैं और 100 में से 1000, 1000 में से लाख और करोड़ों लोग संक्रमित हो सकते हैं, पर इसमें क्या बदलाव लाया जाए कि जिससे करोड़ लोग हैं वो इस संक्रमण से बच पाए। तो ऐसे थीम पे वो काम कर रही हैं। अगर बच्चे ऐसे थीम्स को सोच के इस पे काम कर सकते हैं, तो जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं वो लोग क्यों नहीं। हमें सिर्फ हमारी सोच को थोड़ा वाइड करके, थोड़ा एक्सपांड करके, थोड़ा क्रिएटिव बन के हमें मोबाइल के माध्यम से ही अच्छी कुछ फिल्में बना सकते हैं, क्योंकि मोबाइल के अंदर भी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर ही शूट कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से ही आप उसको एडिट कर सकते हैं। सो आप लोगों को बहुत कुछ खर्च खर्च करने की जरूरत नहीं रहती है, पर किसी एक आइडिया को फोकस करके आप लोग एक अच्छे माध्यम की एक अच्छी सी फिल्म तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहे और ऐसी फिल्म बनाना चाहे और कुछ भी दिक्कत आ रही है तो गाइडेंस लेना चाहे, तो मैं अवेलेबल हूँ। नेहा जी, आप मेरा ईमेल आईडी दे सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स दे सकते हैं, जिससे वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं बात कर रही थी कि भाई सोशल मीडिया है तो उसको किस तरह से हम एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि जब ये इतना सशक्त माध्यम है तो उस माध्यम में जो भी चीज आ रही है तो उसको भी हमें बहुत ही एक पूरी सावधानी के साथ उसको लोगों तक पहुंचाना है, कुछ भी नहीं पहुंचाना है। इस बात का दृढ़ संकल्प है। वो आज इस माध्यम से जो लोग जुड़े हैं वो तो जरूर ही ये संकल्प कर ले कि हमें कुछ भी चीज है फॉरवर्ड नहीं करनी है। हमें एक जागरूक व्यक्ति की तरह हमें अपनी जो भी जवाबदारी है उसको निभाना है, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल माध्यम है। हमारे पास 17 से 18 घंटा आ गया है, मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी देकर सिर्फ हमें किसी के फोन बुक में जाके उसकी जगह बढ़ाते रहना है। हमें कुछ भी यूज करना है तो इस तरह से यूज करना है कि जिससे हम सोसाइटी का, समाज का, खुद का भला कर सके। अगर हम बहुत लंबा नहीं सोचते तो खुद का तो सोच ही सकते हैं। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हम उस हिसाब से सोच सकते हैं कि हमें पैंडेमिक में जब हमें मौका मिला है डिजिटल मीडिया के माध्यम से पढ़ने का, तो हम हमारे विकास में उसका यूज करें, हम हमारा नॉलेज बढ़ाएं कि जिससे हम आगे के जब हम प्रोफेशनल बने तब हम बेस्ट प्रोफेशनल के तौर पे बाहर आए। अगर हम गृहिणी हैं, अगर हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम उस फील्ड में जाके हम हमारी रुचि के हिसाब से और सोसाइटी में उस रुचि का क्या फायदा हो इस हिसाब से कर सकते हैं। हम सब देख रहे हैं कि भाई पैंडेमिक के दौरान बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी बाहर आए हैं, तो ऐसे वीडियोस को हमें लोगों तक पहुंचाना है, नहीं कि बुलशिट कुछ भी गंदगी को फैलाना है। जी, जी। मनीषा जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही प्यारा-सा मैसेज आपने कोट किया और साथ में आपने कहा कि आपका ईमेल भी दे सकते हैं, जिन लोगों को मोबाइल के माध्यम से फ़िल्म शूट करना हो, तो आप गाइड भी उन्हें करेंगे। तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे जीवन में सफलता हम सभी चाहते हैं, तो इस पर एक छोटी-सी क्लिप है, मैं थोड़ा-सा दिखाऊँगा और सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना है, ये मैं चाहूँगा कि आप हमें बताइए।
but from doing the usual task better, doing the common things of life in uncommon way, and all the glory of success comes from daring to begin, just like Manisha Sharma, journalist, author, filmmaker. After working with vernacular and national media special correspondent and columnist, Manisha Sharma established TV news and program production agency, Dirgha Media, taking media as mission. Studied in Gujarat Vidyapith, influenced by Mahatma Gandhi's values, Manisha Sharma started using media tools to bridge the gap. She established a network of like-minded correspondents and stringers in all districts of Gujarat. She initiated social changes through interactive live TV shows, documentary films, short films, issue-based TV programs, animated series, theme-based TV programs, quickies, audio spots, radio jingles. Manisha Sharma promoted noble activities of NGOs in mainstream journalism. She designed awareness campaign for humanitarian activities of Indian Red Cross Society, Gujarat State Branch. Thalassemia is fatal blood disease. Its awareness can stop many deaths. She made awareness film Thalassemia Ek Chunauti to create the awareness. Repeated telecasts and mass screenings of the film motivated couples for thalassemia screening. Today, thalassemia screening is must for students in many educational institutions in Gujarat. Thalassemia film was awarded Silver Beaver Award for Best Science Film by Department of Science and Technology, Government of India in Rashtriya Vigyan Chalchitra Mela at 99th Indian Science Congress, Bhubaneswar in 2012. Sickle cell is a deadly disease among tribals. Manisha produced and broadcasted quickies, radio spots, jingles, and awareness film Adivasiyon Ka Shatru, sickle cell anemia, to create awareness in tribal areas. चलिए, आपने वीडियो देखा। थैंक यू मनीषा जी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, और इस विषय पे हम लोग और बातें करेंगे, लेकिन सक्सेस का मंत्र क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बातें हमें जरूर बताइए। सक्सेस कुछ नहीं होती, वो कुछ क्षण ऐसी होती है कि जहां पर आपने कुछ किया है और उसके लिए आपको किसी के द्वारा मोटिवेशन दिया गया है, वही सक्सेस है। क्योंकि सक्सेस कभी खुद नहीं ली जाती, वो एक ताज होता है जो हमारे लोग ही हमें आके पहनाते हैं। ये कोई ऐसी टर्म नहीं है कि जो सुबह उठे और शाम को मिल गई, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है। इस प्रोसेस में हमें कुछ ऐसा करना होता है कि जिसकी वजह से हम सिर्फ हमारे तक किसी चीज को सीमित ना रखें, पर जो हमारे जो कौशल्य है, हमारे जो गुण है, या हम जो कुछ जानते हैं, हमारी जो क्वालिफिकेशंस है, उसको हम लोगों तक साझा करें, लोगों तक पहुंचाएं, और उससे हम कुछ ऐसा सोचे कि जिससे सिर्फ हमारा भला ना हो पर किसी और का भी भला हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अवार्ड्स मिल रहे हैं या फिर हमें सराहा जा रहा है, तो ये चीजें हैं वो इतने मायने नहीं रखती है जितने मायने उस चीज के द्वारा लोगों से उसका फायदा हो, लोगों को उसका फायदा हो। तो वो सफलता का सबसे बड़ा मापदंड रहता है कि आपने कुछ बनाया या आपने कुछ किया। क्योंकि मेरे संदर्भ में बात करूं तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, टीवी प्रोग्राम्स बनाना ही मेरा एक पैशन है। मैं सिर्फ वही करती हूँ, सुबह शाम रात। तो मैं जब भी कुछ कंसेप्ट सोचती हूँ या जब भी कुछ प्रोजेक्ट के लिए काम करती हूँ, तो हमेशा ये कुदरत की देन है या भगवान ने तैयार की हुई एक योजना है कि जिसमें मुझे हमेशा ऐसे ही विचार आते हैं कि जिससे मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करूं कि जिससे मैं सोसाइटी में कुछ दे पाऊं। और जब ऐसा बताते हैं ना कि भाई कुछ आप कुछ कर रहे हैं तो पूरी कायनात आपको उसके साथ जोड़ती है, कायनात भी जुड़ जाती है और उसको लोगों तक पहुंचाने में या फिर सफलता दिलाने में मददरूप होती है। क्योंकि जब आपकी नीयत सही रहती है
तो डेफिनेटली उसका जो टोटली इक्वेशन रहता है वो सच में सही आता है और सच में हम उसको सफलता कहते हैं सोसाइटी में, तो वो मिलती है कि भाई नेशनल लेवल पे या यूएनएफपीए का एक लाडली मीडिया अवार्ड है वो मुझे मिला है। तो वो ऐसे जब अवार्ड्स मिलते हैं तब ये रहता है कि भाई अब हमारी जवाबदारी कुछ बढ़ गई है, क्योंकि जब हम कुछ लेते हैं, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो वो अप्रिशिएशन से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, पर हमारे अंदर एक ऐसी ज्वाला जगती है कि जिससे पता चलता है कि भाई नहीं, जब लोगों ने हमें इसके लिए लायक समझा है, रिस्पॉन्सिबल समझा है, मतलब कि हमारी जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई है, हमें ज्यादा ताकत से ज्यादा विचारों के साथ लोगों के लिए काम करना है। तो मेरे लिए सक्सेस का मायना ये है। आप लोगों के साथ मैं एक बात अभी शेयर करना चाहूंगी। जो प्रोजेक्ट है वो काफी मेरे दिल के करीब है, बहुत ही प्यारा एक प्रोजेक्ट है। जैसे आज इंटरनेशनल डॉटर्स डे है, इसी तरह 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है, जो शायद हमारे देश में बहुत ज्यादातर नहीं मनाया जाता। हम लोग 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट कर लेते हैं, मगर 19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे है, उसको हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो कुछ सालों से 3 सालों से मैंने इस पे काम करना शुरू किया है। आप इजाजत दे तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगी। बिल्कुल 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 करिए। मनीषा जी आप बता सकते हैं थोड़ा? ओके, ठीक है। तो 19 जो नवंबर है उस पे इंटरनेशनल मेंस डे है। तो वो मेंस डे है, वो जैसे विमेंस डे है वो हम इसलिए मनाते हैं कि भाई सोसाइटी में जो महिलाएं हैं उसकी एक पॉजिटिव छवि लोगों तक पहुंचे, कि भाई महिलाएं अच्छा काम कर रही है तो आप उसको समानता दीजिए। तो पर मैं कई बार गुजराती में कहती हूँ कि समान નથી, हमें सवाई चाहिए। महिलाएं हैं उसके अंदर जो जीन्स है वो XX क्रोमोसोम्स है उसके अंदर। तो वो कई बातों में, कई जगह पे जब हम समानता की बात करते हैं पुरुष के साथ, तो वो समान कभी नहीं हो सकती। महिलाओं की जो क्षमताएं हैं वो पुरुष के समान नहीं है, पुरुषों से कई ज्यादा है। पर जब जब उसको इसके लिए मौका मिला, जब जब उसने खुद ने ठाना कि मुझे ये करना है या मैं ये कर सकती हूँ, तो समाज में काफी कुछ अच्छे बदलाव हमें मिले हैं। काफी कुछ ऐसे महिलाएं हैं कि जो सोसाइटी में जो उसका रोल है कि उसको अगर घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, अपने परिवार को संभालना है, सोशल रिलेशंस को मेंटेन करना है, अपने घर को एक अच्छा बना के रखना है, उसके साथ साथ भी वो काफी कुछ ऐसे काम कर जाती है कि जो सोसाइटी ने कभी सोचा भी नहीं होता है कि ये मिरेकल्स है, ये महिलाओं के हाथ से होगा। तो इसीलिए मैं गुजराती में कहती हूँ कि समान નથી સવાઈ છીએ અમે। तो जब ये महिलाएं हैं वो यहाँ तक पहुंची हैं, पहुंच सकती हैं, तो कई कई ऐसे परिबल होते हैं, कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जो हमेशा चाहते हैं कि शायद महिलाएं हैं वो इस लेवल तक ना पहुंचे या उसको रोक दिया जाए, उसको अलग अलग बेड़ियों से बांध दिया जाए। तो ऐसा कई सालों से, सदियों से होता रहा कि महिलाओं ने को अलग अलग रोल में उसको महाशक्ति कह के उसको कह दिया गया कि भाई तू तो महालक्ष्मी है। लक्ष्मी कह के सिर्फ उसको ये कहा गया कि भाई तू घर में बैठ और तुझे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। या तो फिर अभी जब रिसेंट सोसाइटी की बात करें तो उसको एक पैसा कमाने का माध्यम बना दिया कि भाई वो पैसे कमा के ला रहे हैं, घर में वो घर का काम भी कर रहे हैं, बच्चों को की जवाबदारी उठा रहे हैं और वो पैसे भी दे रही है, वो इकोनॉमिकल सपोर्ट कर रही है। तो इस चीज को करने के लिए महिला के अंदर ही ये शक्ति है कि वो अपनी शक्तियों के द्वारा ये सारे कामों को, सारे जितने भी उसके रोल्स है उसको बाखूबी निभा रही है। ठीक है, तो जब बात हो रही थी महिलाओं की शक्तियों और उसके साथ जुड़े रहने की, तो उसके लिए तो 8 मार्च को हमेशा विमेंस डे मनाया जा रहा था। पर कुछ हमारे समाज में ऐसे पुरुष भी है कि जो महिलाओं की शक्तियों को बाहर लाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे भी पुरुष हैं कि जो महिलाओं को सही में
सही अर्थ में सम्मान देते हैं। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि भाई मेरे घर की महिला है, वो पैसे कमा के लाए और मेरे घर का पूरा करे। सिर्फ उसके लिए उसकी शक्तियाँ सीमित नहीं रहती है, पर वो सही अर्थ में महिलाओं को प्यार करते हैं। वो सही अर्थ में महिला को अपना समझ के एक ऐसे अस्तित्व को प्यार करते हैं कि जो अस्तित्व ईश्वर का श्रेष्ठ अस्तित्व है। तो उनका सम्मान करते हैं, स्त्री दाक्षिण्य भावना रखते हैं, फाइन टू फीमेल रहते हैं। ऐसे काफी कुछ पुरुष हैं हमारे आसपास, पर हम उसको मोटिवेट करना, उनकी पीठ थपथपाना भूल जाते हैं। हम उनका कभी भी समाज में उनका आभार नहीं मानते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई जब सोसाइटी की दो बहुत ही बेस पहिए हैं, महिला और पुरुष, दोनों पहिए अगर मजबूत है तो ही गाड़ी सही चलती है। तो महिलाओं को, मुझे जितने भी मोस्ट ऑफ अवार्ड्स मिले हैं अभी तक, वो सारे पुरुषों ने दिए हैं। काफी कुछ मुझे लग रहा था कि भाई जब मेरी क्षमताओं को पुरुषों के द्वारा नवाजा जा रहा है, उन अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो जब वो लोग ही फॉर शी के लिए काम करते हैं, वो महिलाओं के लिए स्टैंड लेते हैं, वो लोग दुष्कर्म का प्रचार नहीं करते हैं, दुष्कर्म से दूर रहकर सोसाइटी को एक आदर्श उदाहरण देते हैं, तो ऐसे पुरुषों को क्यों सम्मानित ना किया जाए। तो इस सोच के साथ मैंने 3 साल पहले द आइडियल मैन अवार्ड्स शुरू किया है। द आइडियल मैन अवार्ड्स मतलब ऐसा पुरुष नहीं कि जो देखने में बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग दिखता है, या बहुत अच्छे, बहुत पैसे कमा रहा है, या फिर उसकी काफी कुछ पहचान है, या उसका पॉलिटिकल पावर है। ऐसे पुरुष को हम नहीं ढूंढते हैं। हम बाकायदा एंट्रीज मंगवाते हैं, और वो भी उसके साथ जुड़ी महिला उसको नॉमिनेट करती है। उसकी बेटी हो, उसकी बहू हो, या उसकी वाइफ हो, या उसकी माता हो। ऐसे लोग उस पुरुष को नॉमिनेट कर सकते हैं जो पुरुष समाज में महिलाओं की क्षमता को बाहर लाने का काम करते हैं, और कोई किसी भी प्रकार के गैर वर्तन के साथ जुड़े नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के लिए काम करने वाले पुरुष भी अपने साथ जुड़ी हुई महिलाओं के साथ गैर बर्ताव करते हैं, उनको पूरा सम्मान नहीं देते हैं। या जब इतने सारे हम अभी देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर काफी कुछ बदलाव आया है। सोसाइटी में लोग हैं वो खुद के घर में ही खुद की पत्नी को छोड़ के काफी कुछ लोगों के साथ रिलेशन रखते हैं, और सोसाइटी में कुछ ऐसा बदलाव लाने या अपने छवि को इस तरह से रखते हैं कि जिससे लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं कि भाई सच में ये एक आदर्श पुरुष है। मगर हम ऐसे पुरुषों को ढूंढते हैं कि जो पुरुष सच में अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, फैमिली के साथ जुड़ा है, जो बायगेमी के साथ नहीं जुड़ा है। जो पुरुष है वो बेटी बचाओ का भी काम कर सकता है, या फिर वो पुरुष है कि जो स्त्री सशक्तिकरण के लिए काम करता है। तो ऐसे पुरुषों को ढूंढ के हम लोग उसको द आइडियल मैन अवार्ड देते हैं, जिसका नाम रखा है टीमा। टीमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सदगृहस्थों का सम्मान। जो सदगृहस्थ है वो सारे सदगृहस्थ इस अवार्ड के लिए लायक माने जाते हैं। हमारी जूरी कमेटी उसको पसंद करती है, उसको बहुत अच्छी सी द आइडियल मैन अवार्ड की ट्रॉफी देके सम्मानित करती है, और सोसाइटी में ऐसे पुरुषों को एक मैसेज कन्वे करती है कि अगर द आइडियल मैन अवार्ड हमें लेना है, अगर इस ट्रॉफी हमें पानी है, तो हमें डेफिनेटली अच्छा काम करने पड़ेगा। ही फॉर शी के कंसेप्ट से हमें सोसाइटी के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। तो ये हमारा इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट करने का तरीका रहता है, जिसको आज मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। जी जी मनीषा जी, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने हमारे सामने रखा। इससे जो है बहुत सारे लोग इस सम्मान को पाने के लिए भी अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं, एक पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं, और एक बार फिर से अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि मैं इस सम्मान लायक हूँ या नहीं। तो निश्चित तौर पे हमें जो है इन बातों का ध्यान रखना है, और कुछ ऐसे छोटे-छोटे कदम जो है हमें सोसाइटी को बिल्डअप करने में भी मदद करता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि किसी मनुष्य को या किसी मैन को सम्मान करना है, इसके साथ में एक ड्रीम भी है कि भई सोसाइटी में अच्छे लोगों का तादाद बढ़े और लोग सोसाइटी में मजबूती से खड़े रहें, अपने निष्ठा के साथ, अपने कर्तव्य के साथ अडिग रहें।
ये भी इसके पीछे भावना है। तो सम्मान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ पाने के लिए 1 साल तक हमने वो पाने के लिए अपने आप को कायम किया, फिर उसके बाद हमने गड़बड़ वो सारी चीज़ें ना हो आपके पास। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए इन सारी चीज़ों को। तो चलिए शिवनेहा जी, आप मनीषा जी से कुछ पूछना चाहते हैं? माइक ऑन कीजिए शिवनेहा जी आपका। तो हाँ, हाँ, दर्शक मित्रों को ये भी कहना चाहती हूँ कि मनीषा जी ने जो बहुत अच्छी बातें जो बताई कि जो पहले तो महिलाओं के बारे में कि वो लोग इतने मल्टीटास्क होते हैं और हम देखते हैं कि जब भी हम देवियों के दर्शन में जाते हैं तो उनको 8 हाथ दिखाए जाते हैं जो शक्तियों का ही प्रतीक है और वो 8 हाथ से महिलाएं काम करती है। और जब भी हम देखते हैं कि देवताओं को 2 हाथ दिखाए जाते हैं मोस्ट या तो कभी कभी 4 हाथ, तो वो 4 हाथ भी उसमें ही समाये हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहते हैं ना कि कोई ऐसे कहते हैं कि हर महिला के मैन के पीछे वुमन होती है सक्सेस के लिए, पर आज के दौर में जो हाई पोस्ट पे वुमेन्स है, जो वुमेन्स का नाम हो रहा है, तो डेफिनेटली उनके पीछे उनका परिवार भी है और उनके जो पिता के रूप में है पिता है, भाई के रूप में है भाई है, या फिर जो पति के रूप में है वो पति भी है। सो आज का जो जमाना चेंज हो रहा है, भारतीय संस्कृति में पहले से देवियों को ऊंचा स्थान दिया गया है, इसीलिए जैसे जब भी देवी देवता का नाम आता है तो जैसे लक्ष्मी नारायण आएगा, फिर सीता राम आएगा। पर जमाना ऐसा नहीं है कि मेल को इग्नोर कर रहा है, पर एट द सेम टाइम जो वुमन जो मेल को जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो सम्मान का, वो नहीं मिल रहा था। जो आपने बहुत ही बाकायदा बहुत ही खूब तरीके से उसको अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज किया है, तो हम भी चाहेंगे कि वो और भी फैले। और दर्शक मित्रों से हम यही अपील करते हैं कि आप भी ये सब्जेक्ट के बारे में सोचिए। मेरे ख्याल से नवंबर अभी दूर नहीं है, तो हम लोग यस। ये भी एक जो एरिया है जिसमें कभी हमने सोचा नहीं है, नई सोच कहते हैं ना कि नई सोच, तो आज बेटियों ने नई सोच दी है समाज को। ये पुरुषों यस। के बारे में भी सोचे, पुरुषों के अवार्ड के बारे में भी सोचे। तो मनीषा जी बहुत ही अच्छा लगा आपको यहाँ पाकर हमने। और मैं जानती हूँ कि आपके पास बहुत सारी और भी बातें होंगी जो आप हमें बताना भी चाहती होगी और हम भी पूछना चाहते हैं। बट एक ऐसा आपका कोई ड्रीम के जो फ्यूचर में आप क्या एक ऐसी कोई बात है जिसको लेकर आप फ्यूचर में कुछ एक मतलब एक सीमा उसके ऊपर पहुंचना चाहते हैं कि ये मेरा लास्ट सबसे प्रॉपर गोल है या एम है। ऑफ कोर्स डेली जैसे सुबह शाम होती है गोल और हमारी अपॉर्चुनिटी चेंज होती रही है, बट एट द सेम टाइम एक आपका कोई लक्ष्य ऐसा है कि जिसके तरफ आप काम करना चाहेगी और आप जाते जाते ये शो में क्या मैसेज देना चाहेगी वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी। ड्रीम तो काफी कुछ है। सुबह उठते हैं, बहुत सारे खुली आंख से देखे हुए सपने हैं जो पूरे करने हैं, क्योंकि मैं सपनों में कभी मेरे ड्रीम्स को नहीं देखती हूँ। मैं खुली आंख के पूरे दिन में ही मेरे सपनों को देखती हूँ और उसको पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहती हूँ। तो काफी कुछ सपने हैं। मुझे कुछ ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना है कि जिसके अंदर लोग हैं जो जिस असमानता और उसके साथ हम सब जुड़े हैं, तो उस वो असमानता नहीं रहनी चाहिए। काफी कुछ बदलाव आ चुके हैं, नई सदी के लोग हैं, नए विचारों के साथ आने वाले लोग हैं, वो काफी कुछ अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते भी हैं। और कई जगहों पे जैसे अभी हमने देखा है काफी कुछ एडवर्टाइजेज ऐसी आ रही हैं। जैसे कुछ सालों पहले एडवर्टाइज आती थी, तब अगर फैमिली दिखाया जाए तो उसमें फैमिली में एक लड़का और एक लड़की है, उसको आइडियल फैमिली के तौर पे दिखाया जाता था कि भाई कोई भी एड फिल्म है तो फैमिली दिखाना है तो एक लड़का और लड़की होगा, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है। अभी काफी कुछ एड फिल्म्स ऐसी आ रही हैं कि जिसमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है फैमिली के साथ जाते हुए। तो ऐसे दृश्य हैं कि वो आम होने चाहिए। यानी हमारी सोसाइटी में जो एक सबसे बड़ा जो है, मैं अभी आपसे बात कर रही थी जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ तब, कि मैं एक फिल्म पे काम कर रही हूँ, बधाई हो बेटी हुई है, जिसमें अभिषेक बच्चन जी
ने एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा मैसेज भेजा है, पर उसको बनाना बाकी है। कुछ इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से वो फिल्म है वो बन नहीं पाई है। उसका गाना भी तैयार है, जो मैंने आपको बताया कि भाई कोयल की का संगीत बेटियां, पायल की झनकार बेटियां, सात सुरों के सरगम जैसी धरती पे वरदान बेटियां। तो एक ऐसा प्यारा सा सॉन्ग भी उसका बन चुका है। काफी कुछ उसका प्री प्रोडक्शन लेवल है, स्क्रिप्टिंग वगैरह हो चुका है। पर उस फिल्म को मैं मेरे सबसे नजदीकी करीबी एक मेरा ड्रीम है कि वो फिल्म को मुझे नेशनल लेवल पे मुझे उसको डालना है, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। अभी आप नहीं मानोगे कि 100 में से 101 लोग, मैं 100 में से 101 बोलूंगी, 100 में से 101 लोगों को अगर संतति आने वाली है, अगर बच्चा आने वाला है, तो यही होता है कि वो बेटा होना चाहिए। लड़कियां सबको अच्छी लगती हैं, पर खुद के घर नहीं, दूसरों के घर अच्छी लगती है। उसके अगर पहनावे से या उसके साज श्रृंगार के लिए हमें बेटियां अच्छी लगती हैं जब वो दूसरों के घर पे है। हमारे घर पे किसी को बेटियां नहीं चाहिए। काफी बदलाव आ रहे हैं, काफी फैमिलीज ऐसी है होती है कि जिन्हें सिर्फ बच्चों के तौर पे बच्चा चाहिए, लड़का या लड़की नहीं चाहिए। ऐसे भी समाज हैं। तो हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं कि जहां हमारे शास्त्रों की बात करें तो मुझे कई बार मैं कई श्लोकों को ट्विस्ट करती हूँ कि जैसा है कि भाई विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रा। हमारे यहाँ पुत्र की, हमारे शास्त्रों में, हमारे श्लोकों में हमने ढाला है। शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं कि संतति के तौर पे सिर्फ आपको पुत्र चाहिए, पर श्लोक हमने बना दिए और हम सालों से हम इसी श्लोक को हम गाते आ रहे हैं। मैं जब भी कहीं पे भी होती हूँ, अगर वहां पे हवन कुंड या महाराज आए हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप सिर्फ पुत्र बोल के मत रुक जाइए, आप संतति की बात कीजिए, क्योंकि हमें हमारी सोसाइटी को जिंदा रखना है। अगर हम बेटियों को के जन्म को हम बढ़ाएंगे नहीं, हम उसकी सॉरी हम बेटी के जन्म के लिए कभी अपेक्षा ही नहीं रखेंगे, तो बेटों को कहाँ से लाएंगे। तो जो मेरी फिल्म है बधाई हो बेटी हुई है, वो उस कंसेप्ट पे काम करती है कि भी हम बेटियों को बढ़ाना शुरू करेंगे, उनके आने की खुशी के लिए हम तैयारी करेंगे। इवन मैं तो ऐसी सोसाइटी की रचना की बात करती हूँ कि भी लोगों को बेटियां क्यों नहीं चाहिए, कि 16-17 साल की लड़कियां हैं तो वो अगर घर से बाहर निकलती है तो हमें एक झिझक होती है कि भाई ये अच्छे से वापस घर आ पाएगी कि नहीं। तो ऐसी चिंता हमें क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे दुष्प्रण हो रहे हैं, कुछ ऐसे हिंसाएं हो रही है, लड़कियों के विरुद्ध में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें होता है कि भाई शायद ये हादसा है हमारी बेटी के साथ भी न हो जाए। तो क्या हम ऐसी सोसाइटी का निर्माण नहीं कर सकते कि जिसमें लड़कियां भी पूरे खुले दिल के साथ काम करे, वो कहीं पे भी निकले तो उसको गलत तरीके से ना देखा जाए, उसकी क्षमताओं को स्वीकार किया जाए, उसको पूरा काम करने के लिए अपनी क्षमताओं और अपनी क्वालिटीज है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरा मौका दिया जाए, और उसके विरुद्ध जो भी हिंसाएं हो रही हैं वो रुक जाए। उसके रैप और ऐसे सब चीजें हैं, उससे उसका हमें उसको बचा के रखना है। तो इसके लिए सिर्फ हमें लड़कियों को नहीं समझाते रहना है कि तुझे ये करना है नहीं करना है। मैं तो ऐसा चाहूंगी कि भी हम पुरुषों को समझाए, हम लड़कों का क्लास लें। मैं चाहूंगी कि हमारे जो संप्रदाय है उसमें भी कुछ ऐसे क्लास हो कि लड़कों को कैसे बिहेव करना है, लड़कों को कैसे लड़कियों को देखना है, लड़के क्यों इस तरह का बिहेव करते हैं, क्या ऐसा क्या रह जाता है कि जिससे वजह से इस तरह से हादसे होते हैं कि जिसकी वजह से हमें असमानता खड़ी हो रही है। हम अभी नीति आयोग ने अभी दंड फटकारा है सभी राज्यों को कि भाई जो इतने सालों से बेटी बचाओ और उसका कैंपेन चला, तो उसमें बेटियों का जो जन्म है वो घटा है, बढ़ा नहीं है। कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहां 1000 लड़कों के सामने सिर्फ 811 लड़कियां हैं। तो ये हमारा नग्न सत्य है, हमारे सोसाइटी का एक ऐसा चेहरा है कि जो हम देखना नहीं चाहते हैं, हम आंख बंद करके सिर्फ उससे ओझल होना चाहते हैं। तो
उसकी शुरुआत उसके रूट से काफी नीचे तक है। हमें शुरुआत है वो सभी लेवल पे करना पड़ेगा। हमें जो भी पादरी, प्रेस्ट या जो भी हमारे संप्रदाय के महाराज या लोग हैं, उनको भी कहना पड़ेगा कि आप आपके जो आशीर्वाद देते हैं, दूधो नाव पूतो फलो का आशीर्वाद मत दीजिए, दूधो नाव संतति फलो। आप बच्चों की कामना रखिए, आप आपके सोसाइटी, आपका समाज सुरक्षित रहे, सक्षम रहे और स्वस्थ रहे, उसके बारे में बात कीजिए। आप सीधा दूधो नाव पूतो फलों के आशीर्वाद देके आप सोसाइटी को एक ऐसा मैसेज सालों से कन्वे होता रहा, ये सोसाइटी में कहा किसी शास्त्रों में, किसी जो भी होली बुक्स है, कि वे कुरान है या फिर हम क्रिश्चियंस के बाइबल की बात करें, कहीं के भी ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ बेटों को जन्म दो। ये तो ये बात हुई कि भाई हम चाहते भी नहीं कि वो जन्म ले और हम उसके लिए कैंपेन चलाते रहे। तो हमें रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा समाज भी बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे बेटियां बेझिझक, बेखौफ होके काम करे, बाहर निकले, उसके साथ कुछ भी प्रकार का कोई भी गलत काम ना हो और वो एक बुलंदी पे पहुंचे, जिससे समाज को एक मैसेज मिलेगा कि भाई अगर ये बेटी हो सकती है तो हम क्यों नहीं। मैं आपको मेरा एक उदाहरण साझा करना चाहूंगी जो मैं हर बार करती हूँ। मेरे यहाँ जब पहली बेटी का जन्म हुआ तब समाज के किसी वर्ग को तकलीफ नहीं हुई थी कि भी ठीक है, पहला बच्चा आ गया, बेटी हुई है। पर जब मेरा दूसरा बच्चा आने वाला था तब आप नहीं मानोगे कि सोसाइटी के सभी वर्गों की चिंता हो गई थी कि भाई दूसरा बच्चा है, वो क्या आएगा। तो नहीं मानोगे, मुझे लोगों ने कहा कि आपने चेक करवाया, वो अलाइड क्लास के लोग थे या स्वीपर लेवल के लोग थे, काम वाली लेवल की औरतें थी या पुरुष थे। कई ऐसे लोग थे कि भाई जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, कि जिन्होंने चाहा कि अगर पहला बच्चा बेटी आ गया तो कोई बात नहीं, पर दूसरा बच्चा तो बेटी नहीं आना चाहिए। देखिए सोसाइटी है तो वो सोसाइटी क्या चाहती है, जब एक महिला है वो दूसरे बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं तो सोसाइटी ये नहीं चाहती है कि ये स्वस्थ रहे, इसका बच्चा स्वस्थ आए, इसका लालन पालन बेस्ट हो। ये सोसाइटी नहीं चाहती। सोसाइटी चिंता ये करती है कि इनके यहाँ अगर एक बेटी ने जन्म ले लिया तो दूसरी बेटी ना आ जाए। लोग चिंता में पड़ जाते हैं। क्यों भाई, ये चिंता क्यों है? जब किसी के यहाँ पहला बच्चा बेटा जन्म ले चुका है तो तब तो सोसाइटी उनको पूछने नहीं जाती, तब तो सोसाइटी उन्हें नहीं कहती है कि भाई आपके यहाँ एक बेटा है तो दूसरा बेटा नहीं आना चाहिए, दूसरी बेटी आए। तो मैं इस विचार पे काम करना चाहती हूँ, लोगों की सोच को इस स्तर पे जाके बदलना चाहती हूँ कि आप बच्चे की कामना कीजिए, बेटा या बेटी की कामना वो कुदरत पे छोड़िए, क्योंकि कुदरत खुद न्याय करता है। कुदरत खुद स्ट्रक्चर को सजाता है कि जिससे जेंडर लेवल है वो जेंडर लेवल सेट हो और सच में समाज है वो सही दिशा में आगे बढ़े। इसके लिए खुद कुदरत काम करती है। अगर हम ईश्वर की बात करें, हम क्रिस्ट की बात करें या हम मुस्लिम, सब किसी की भी बात करें, किसी भी धर्म संप्रदाय की बात करें, कहीं पे भी इम्बैलेंस की बात नहीं है, सब में बैलेंस की बात है। पर वो इम्बैलेंस है वो हमारी सोच ने खड़ा किया है। हम दूधो नाव पूतो फलों की बात लाके रुक जाते हैं और समाज में इम्बैलेंस खड़ा कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो मेरा स्वप्न है कि कुछ ऐसा बैलेंस सोसाइटी बने कि जहां पे लोग कहीं पे भी ऐसे आशीर्वाद देते हुए ना मिले कि भाई सिर्फ पुत्र की लभ्यार्थ ना हो। पुत्र चाहिए, बेटे चाहिए, पुरुष भी चाहिए, पर समानता चाहिए, सिर्फ उसकी कामना ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। मनीषा जी, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है बातें सुनकर, और जिस तरह से हम लोग कुछ चीज़ें, कुछ बिलीव्स हम अपने साथ लेके चलते हैं जिसके वजह से इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमें फ्रीडम होके जीना है, हमें सबको समान देना है, समानता देना है, और जो कुदरत का नेचर है, नेचर अपने आप सब कुछ बैलेंस करके चल रहा है, तो उस बीच हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है।
आप बेटी हो गया तो खुशी मनाओ, बेटा हो गया तो भी खुशी मनाओ। तो दोनों का बैलेंस रहे और मुश्किल में हम खुद जैसे कि अभी बहुत सारी बातें मनीषा जी ने बताया है, तो आशा करता हूँ आप जेंडर इक्वालिटी को समझ गए होंगे, नेचर के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू मनीषा जी, बहुत ही सुंदर बातें आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया और आपको बहुत-बहुत हमारी ओर से, टीम की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ, दुआएँ। आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें, सोसाइटी को चेंज लाने में कुछ आपका योगदान और हमारा भी कुछ योगदान होता रहे और सोसाइटी में हम लोग जो चेंज लाना चाहते हैं, उसे बहुत जल्दी लाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू फिर से एक बार। और शिव नेहा जी, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में आज फिर से मैं एक बार आप सभी को बधाई देना चाहूँगा डॉटर्स डे की और बहुत-बहुत खुशियाँ हों आपके जीवन में और सभी को प्यार दें, सभी को सम्मान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा। जय हिंद, जय भारत